तो आइए सबसे पहले टेड ह्यू के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कौन थे, क्या थे, कैसे शुरुआत हुई। पोयम के अंदर एक कलर है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग आपको लगेगा, वो है येलो कलर। क्यों? द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स का मतलब ये होता है कि अब ये जो प्रोसेस हुआ है इसकी वजह से कुछ चीजें हुई है। क्या क्या हुई है? हाय एवरीवन, दिस इज निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? क्लास 11th के वन शॉट्स की बारी आ गई है। यूपी बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करेंगे इस सीरीज के अंदर। पूरा इंग्लिश के सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, पोएम आपकी है, ग्रामर आपकी है, 1 by 1 आपको कराई जाएगी आज। However, we are going to start with the Lebanon top पोएम के साथ। अब आप बोलोगे मैम इस पोएम के साथ शुरुआत क्यों कर रही हैं आप? हमारा पहला चैप्टर तो ये नहीं है। सो सी आई वॉन्टेड टू टेक अ पोएम, राइट। और जो हमारी पहली वाली पोएम होती है ना, उसको बच्चों ने बहुत ज्यादा पढ़ रखा होता है, तो आई थॉट कि चलो सेकंड पोएम से शुरुआत करते हैं। ऑल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना सबसे पहले मार्क्स को ऑब्टेन करने वाला मेथड इस्तेमाल किया जाए, यूज किया जाए। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे जो आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो इस पोएम से आ सकता है इस बार, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले इस पोएम के बारे में जानकारी दे दूं। चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन के अंदर हम लोग करेंगे क्या क्या? तो सबसे पहले तो इस पोएम को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस पोएम को अभी समझे नहीं हैं या इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, तो वी विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन रहेगी आपके पास में। इसके अलावा मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ऑल्दो यूपी बोर्ड में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नहीं आते हैं, सो डोंट वरी। इसका एक क्विज भी होगा, एमसीक्यू। तो नोट्स जब आपको मिलेंगे तो आपको उसका एमसीक्यू मिल जाएगा। एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है जो इसमें से निकलता है, तो हम इसका एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी प्रैक्टिस कर लेंगे। वर्ड मीनिंग्स भी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा पोएम का सेंट्रल आइडिया, आपको सेंट्रल आइडिया मेजरली पूछा जाता है ना। यूपी बोर्ड में पोएम का सेंट्रल आइडिया मेजरली पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग कवर करेंगे। आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इस ट्री का जो नाम है वो है लेबनम। अब आप लोगों ने लेबनम कितनी बार देखा है, सुना है, आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इंडिया में मिलता है क्या? हाँ, इंडिया में भी मिलता है। इंडियन जो क्लाइमेट है उसके साथ में ये वेल वर्स्ड है। हमारे हिंदी में इसको अमलतास का पेड़ भी कहते हैं, अगर आपने कभी सुना होगा। ये मैंने गूगल किया था तो मुझे इसकी हिंदी पता चली, ऑल्दो मैंने वो नहीं सुना है, बट हाँ ये मैंने देखा है, ठीक है। जो दूसरा कैरेक्टर है इस पोएम का वो है हमारी एक प्यारी सी नन्ही सी गोल्डन कलर की चिड़िया, जिसको हम गोल्ड फिंच भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो भी इंडिया में आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो पोएट है ये इंडियन नहीं है। हमारे पोएट का नाम है टेड ह्यू। तो आइए सबसे पहले टेड ह्यू के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कौन थे, क्या थे, कैसे शुरुआत हुई इस पोएम को लिखने की, ठीक है। तो टेड ह्यू बेटा एक नेचर से जुड़े हुए पोएट है, नेचर पोएट है। नेचर के बारे में बहुत लिखते हैं, ह्यूमन इमोशंस के बारे में बहुत लिखते हैं, और इनकी पोएम्स आपको आर्टिफिशियल नहीं लगेंगी। इनकी पोएम आपको एक्चुअली प्रेजेंट सीन को एक्सप्लेन करती हुई ज्यादा दिखती है। तो इस पोएम के बारे में भी एक छोटी सी जानकारी है कि टेड ह्यू जो है हमारे, ये है टेड ह्यू। अच्छा, ये 20वीं शताब्दी के पोएट हैं, ठीक है। तो बहुत पुराने मत समझना इनको, वर्ड्सवर्थ, कीट्स के टाइम के नहीं। इज वेरी न्यू पोएट। 1930 में तो ये देखो जन्म हुआ है इनका, राइट। तो 20th सेंचुरी के पोएट हम इनको बोलते हैं। इनकी पोएम के अंदर नेचर, एनिमल, बर्ड्स, रॉ ह्यूमन इमोशंस के बारे में बताया जाता है। इनकी जो वाइफ है इनका नाम सिल्विया पाथ था, ठीक है। ये भी बहुत ही वेल वर्स्ड पोएट है। इनकी पोएम के अंदर भी आपको वही सब बहुत ही ज्यादा नेचर से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। इनको पोएट लॉरिएट भी बनाया गया था। पोएट लॉरिएट एक तरीके से राष्ट्र कवि की तरह एक उपाधि होती है जो यूनाइटेड किंगडम के पोएट्स को मिलती है। तो ये यूके से थे, है ना। मैंने बोला ना हमारे जो पोएट है वो इंडियन नहीं है, लेकिन इन्होंने जो चीजें यहाँ पे यूज करी हैं, सिंबल्स जैसे कि गोल्ड फिंच, लेबनम टॉप, वो इंडिया में भी अवेलेबल है। चलिए इससे अगर आपका एमसीक्यू आएगा तो याद कर लीजिएगा, 1984 में इनको पोएट लॉरिएट का जो खिताब है वो मिला था, ठीक है। चिल्ड्रन स्टोरीज भी बहुत ज्यादा लिखते हैं। इसमें से एक है द आयरन मैन, इनके नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। आपने कभी पढ़ी हो अगर तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको आयरन मैन के बारे में बहुत सारी न्यूज पता है ना। ये उससे एसोसिएटेड हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पोएम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की। ये जो हमारी पोएम है, सबसे पहली बात ये ट्री के बारे में हमें बताती है, जिसको मैंने आपको हिंदी में बताया मलतास का पेड़, और इंग्लिश में हम इसको द लेबनम बोलेंगे। लेबनम टॉप जो है वो बेसिकली लेबनम के सबसे ऊपर वाले हिस्से के बारे में बता रहा है।
पोयम के अंदर एक कलर है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग आपको लगेगा, वो है येलो कलर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको फोटो दिखाया लेबनम टॉप का, येलो कलर का था। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये देखो हमारा पेड़ है, इसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो येलो होते हैं और लीव्स भी और ज्यादा येलो होके गिर रही हैं। ये भी आपको अभी यहाँ पे इमेजिनेशन आपकी ऐसे दिखाई जाएगी। दूसरा जो बर्ड है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो गोल्ड फिंच है, तो आपको उसका भी जो कलर है वो येलो येलो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वैसे तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज आती है, लेकिन पोइट ने स्पेसिफिकली इसी वाली गोल्ड फिंच की बात करी है, येलो वाली गोल्ड फिंच की बात करी है पोयम के अंदर। तो पोयम में जो कलर है वो कौन सा डोमिनेटिंग है? येलो। येलो कलर आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो मैम पेड़ और बर्ड की वजह से आप ऐसा बोल रही है? नहीं, मौसम, वेदर, समय सब कुछ सूट करेगा। क्यों? क्योंकि जो मंथ है वो सितंबर का है। ठीक है, मंथ है वो सितंबर का है, सनलाइट का टाइम है, यानी कि दोपहर का, आफ्टरनून का टाइम है। लीव्स भी येलो हो रही हैं सितंबर में, दोपहर में सन निकला हुआ है, तब का ये समय है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, बेसिकली पूरी ही जो पोयम है वो येलो येलो आपको दिखाएगी। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। फ्री वर्ड्स का मतलब ये होता है कि एक पोएम के अंदर ना तो कोई फिक्स्ड मीटर होता है, ना फुट होता है, ना राइम होती है, ना कोई राइमिंग स्कीम होती है, ना राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे एक होता है ना कि हमने बोला स्टार और फिर बोल दिया वॉर, तो स्टार और वॉर राइमिंग वर्ड्स मिल गए। यहाँ इनकी पोयम में आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा। फ्री वर्ड्स की जितनी भी पोयम है, ठीक है, चाहे आपने वो माई मदर एट 66 पढ़ी हो, चाहे आपने ये वाली आपकी पोयम पढ़ी हो, पोयम्स के अंदर आप नोटिस करेंगे, आई थिंक फोटोग्राफ भी ऐसी ही है, वो भी शायद फ्री वर्ड्स में ही है। तो इन पोयम्स के अंदर आप नोटिस करेंगे कि फ्री वर्ड्स जो होती है वो एक स्पीच की तरह होती है। इट इज अ स्पीच। ठीक है, स्पीच बोलते टाइम हम कभी वर्ड्स का ध्यान थोड़ी रखते हैं कि ये से राइम करनी चाहिए, नहीं ना। और उसी स्पीच को जब हम ऐसे पोयम में लिख देते हैं, अपने इमोशंस को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिख देते हैं, तो उसको पोयम लिखना बोलते हैं। तो एक स्पीच की तरह ही होती है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो कोई पोयम है रिदम में बोली जा रही, कोई रिदम नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, चलिए। पोएम इज अ सिंगल स्ट्रेंजा ऑफ 15 लाइंस। एक सिंगल स्ट्रेंजा में इसको लिखा गया है, 15 लाइन की पोएम है, लेकिन हाँ इसमें सीन आपको कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। द थीम ऑफ द पोएम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोएम का थीम क्या है? तो देखो, पोएम कुछ थीम के ऊपर डिस्कस कर रही है, जैसे कि थीम नंबर 1, इट इज टॉकिंग अबाउट साइकिल ऑफ नेचर। ठीक है, इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट साइकिल। साइकिल से क्या मतलब हुआ? साइकिल चलाने वाली साइकिल नहीं, साइकिल माने सर्कल। आपने देखा होगा कि जिंदगी में सब कुछ सर्कल में ही, सर्कुलर मोशन में ही घूमता है। फॉर एग्जाम्पल पुराने फैशन का वापस आना, फॉर एग्जाम्पल घड़ी की सुई का 12 के पास फिर वापस आना, फिर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, राइट। 24 आवर्स में हमारा सर्कल घूमता रहता है। दिन का रात, रात का दिन, दिन का रात, रात का दिन होना, हमारी जिंदगी ही ऐसे चल रही है। कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में बोलते हैं ये क्या ही चल रही है जिंदगी यार, रोज उठो, ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, है ना, शाम को वापस आओ, सो जाओ, फिर दूसरे दिन उठो। तो ये साइकिल है इंसान की जिंदगी। हम जन्म लेते हैं, एडल्ट चाइल्ड बनते हैं, एडल्ट बनते हैं, टीन बनते हैं, एजिड हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, फिर हम लोग मर जाते हैं, फिर हम दोबारा से जन्म लेते हैं, है ना। ये साइकिल है, जिंदगी में चल रही है। एनवायरमेंट में अगर आप मौसम देखेंगे तो मौसम 4 मौसम, एक बरस में मौसम 4 बार बदलते हैं, है ना। तो हर चीज बदलती है। हम साइकिल ऑफ रेन जानते हैं, किस तरीके से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, ऊपर जाके कंडेंस होता है, फिर बारिश होती है, फिर अगेन नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर इवेपोरेट। तो हर चीज में साइकिल है। तो इस पोयम में भी एक साइकिल दिखाई गई है। मोटा मोटा अगर समझे तो आपको बताया जा रहा है कि भाई दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता रहता है। ठीक है, तो एक साइकिल है ये, कभी दुख में बहुत ज्यादा दुखी ना हो और सुख में बहुत ज्यादा सुखी ना हो, क्योंकि जिंदगी ऐसे ही चलती का नाम है जिंदगी। एक तरीके से नेचर को डोमिनेंट पॉइंट से यहाँ दिखाया गया है कि जो हमारा नेचर होता है इसके अंदर इतनी पावर होती है कि हमारी किसी भी परेशानी को दूर कर सके। यहाँ पोयम के अंदर जो गोल्ड फिंच है वो ट्री की परेशानी को दूर करेगी और जो ट्री है वो गोल्ड फिंच की परेशानी को दूर करेगा। गिव एंड टेक वाला मामला भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए। तो साइकिल ऑफ नेचर ऑफ लाइफ है। साइलेंस पोयम में जब हम पोयम को पढ़ना शुरू करेंगे, बस अब पोयम शुरू होने वाली है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बस बैकग्राउंड बता रही थी। पोयम में हम सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं पोयम को तो हमें साइलेंस दिखाई देता है हर जगह। सीन पहला साइलेंस में होगा। अब दूसरे सीन में एकदम से क्या होगा, एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गोल्ड फिंच की एंट्री होगी, राइट। जिन बच्चों ने इसको पढ़ा होगा पहले तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग के 4 लाइनों में हमें ट्री दिखाया जाता है जो बहुत साइलेंट होता है।
फिर स्टार्ट बाद की जो 4 लाइनें हैं उसमें हमें दिखाया जाता है कि एकदम से गोल्ड फिंच आई और शोर शराबा होने लगा ट्री के अंदर। लेकिन लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं उसमें हमें फिर से बताया जाता है कि जो पेड़ है वो रिटर्न टू कामनेस चला गया है, मतलब कि पेड़ फिर से शांत हो गया है। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड फिंच थी वो अपने घर वापस चली गई है। तो ये जो साइकिल है उसको आपको दिखाया गया है कि पहले सैडनेस, फिर हलचल और फिर सैडनेस। ठीक है, इट शोज हाउ इवन अ स्मॉल बर्ड ब्रिंग्स एनर्जी, वार्मथ एंड वाइटैलिटी टू एन अदरवाइज लाइफलेस ट्री। एक ट्री है जो लाइफलेस फील कर रहा है। मैं इस पोएम को जब भी पढ़ाती हूँ तो शाहिद कपूर का एग्जाम्पल देके पढ़ाती हूँ। उनकी जो मूवी थी जब वी मेट के अंदर जो लेबनम टॉप है वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहा है इस पोएम में जैसे जब वी मेट में शाहिद कपूर करता है। लाइफलेस, एमलेस इंसान होता है, लेकिन उसकी लाइफ में आ जाती है करीना कपूर। ऐसे ही बिल्कुल इस पोएम में इनकी लाइफ में आ जाता है लेबनम टॉप की लाइफ में आ जाती है गोल्डफिंच। आते ही एकदम जिंदगी बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया कि भाई देखो कोई भी हो, चाहे छोटा सा बर्ड हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई नेचर से रिलेटेड कुछ भी हो, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ लम्हे ही काफी होते हैं। बर्ड का आना ट्री के लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाता है जब बिया आती है। ठीक है जी, चलिए आई होप छोटी छोटी चीजों से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सीधे पोएम पे चलते हैं। नेक्स्ट 10 मिनट्स में पोएम फिनिश हो जाएगी क्योंकि पोएम जो है वो बहुत छोटी है। फिर मैं आपको इसकी क्वेश्चन आंसर सेंट्रल आइडिया कराऊंगी। लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक है साइलेंट, साइलेंट का मतलब आपको पता ही है, यहाँ लिखा हुआ है क्वाइट स्टिल। ये क्वाइट नहीं है बेटा, देखो जो क्वाइट होता है, क्वाइट QUIET, जो आपकी टीचर आपसे स्कूल में कहती है एवरीवन कीप क्वाइट, दैट इज क्वाइट। ओके, ये लिखा है मैंने ऊपर। मतलब कि जो ई है वो टी से पहले आता है, उसको कहते हैं क्वाइट, शांत रहने वाला। तो दिस एंड दिस इज इक्वल, ओके, बट दिस क्वाइट, यहां जो क्वाइट लिखा है इसका मतलब होता है कंप्लीटली। दिस इज कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरीके से। स्टिल का मतलब होता है स्टॉप या फिर रुका हुआ। इसको दूसरी कलर से लिख देते हैं, रुका हुआ। आगे आपको समझ में, रुका हुआ मतलब कि मूव नहीं कर रहा, मतलब ना तो हवा चल रही है ना ये पेड़, एक कहते हैं ना स्प्रिंटिंग, कोई ऐसा पेड़ जो बहुत हलचल हो रही है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ हिल ही सकता है, लेकिन वो नहीं हिल रहा है क्योंकि वहां हवा नहीं चल रही होगी, या फिर वो सैड है। हमें तो ये दिखाना है कि वो जो पेड़ है वो मेलनकॉलिक स्टेज में है, सैड है, लाइफलेस है, एमलेस है, जिंदगी बर्बाद है। सो द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, समझ आ गया। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, अब समय भी बताया जा रहा है, सितंबर का है और आफ्टरनून का है। ठीक है, तो जो हमारा समय है वो क्या है भैया, सितंबर एंड आफ्टरनून। अब ये दोनों ही जो कलर है, सितंबर का महीना और आफ्टरनून का समय और सनलाइट साथ में, सब चीजें किस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं, येलोनेस की तरफ, कि सब कुछ येलो येलो दिखाई देगा क्योंकि जो लेबनम टॉप है वो भी येलो है। सितंबर के महीने में गर्मी है, वो गर्मी भी येलोनेस दिखा रही है। आफ्टरनून में दिन में 2 बजे आप बाहर जाइए, आपको थोड़ा गोल्डन गोल्डन दिखेगा क्योंकि सूरज दादा ऊपर से बरस रहे हैं। ऐसे में अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, ऐसे में क्या हुआ, कुछ तो लीव्स येलो होकर नीचे गिर रही हैं तो उसको हम कहेंगे लीव्स येलोइंग, और कुछ सीड्स भी, सीड्स माने बीज, फॉलन नीचे गिर रहे हैं। येलोइंग होना भी गिरने को ही दर्शा रहा है यहाँ पर, और सीड्स के फॉलन होने का जो प्रोसेस है वो भी नीचे गिरने को ही दर्शा रहा है। तो पोयम में आपको पहली जो स्टेंजा है उसमें आपको बताया गया एक लेबनम टॉप है, साइलेंट है, पेड़ के जो पत्तियां हैं, येलो कलर के जो फ्लावर है वो नीचे गिर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ बीज भी हैं। देखो ये जो है ना, इनको बीज बोलते हैं, सीड्स है ये ब्लैक ब्लैक, ये भी नीचे गिर रहे हैं। सितंबर का समय है, दोपहर का समय है, सूरज एकदम तेज कड़क धूप दिखा रहा है। डन, फर्स्ट स्टैंजा एज इन स्टार्टिंग की 4 लाइन। नाउ ऐसा कब तक रहेगा मैम, हम इतने शांत शांत से हैं, पोयम में क्या हो रहा है, तो पोयम में अब हलचल होगी, एक गोल्ड फिंच आएगी, तो कब तक, जब तक, जब तक द गोल्ड फिंच कम्स। एक गोल्ड फिंच आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, एक गोल्ड फिंच है आपके पास में आ जाती है। गोल्ड फिंच एक चिड़िया का नाम है, इंडिया में भी अवेलेबल है। जो चिड़िया आएगी तो जाहिर सी बात है, कोई जो चिड़िया है, आपको पहली बात तो इसकी आवाज कोई पता होगा, ये चिटर चिटर करती है, चिरप चिटर करते हैं ना। इसके अलावा जब ये आती है, अब मान लो आपको इमेजिन करना है कि एक पेड़ है, ये देखो पेड़ की डाली, ठीक है, ये देखो, अब इस पेड़ की किसी भी डाली पर, ट्विग पर कोई चिड़िया जब आके बैठती है, मान लो ये कोई डाली है, ठीक है, इस पेड़ की डाली है, और यहाँ पे आके जब चिड़िया बैठेगी तो वो पेड़ की डाली हल्की सी हिलेगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि मोटी सी डाली हिलेगी, लेकिन कोई ना कोई ट्विग, पतली सी टहनी कुछ तो होगा
जिस पर जब चिड़िया बैठेगी, बहुत पतली सी कोई पेंसिल की बारीकी के साथ कुछ तो होगी, एक लकड़ी छोटी सी पतली सी ट्विग, जिसके ऊपर जब वो चिड़िया बैठेगी तो वो हिलेगी, है ना, नेचुरल सी बात है। तो देखो क्या पेड़ के अंदर जर्क आया, सडननेस आई, हिला पेड़, हिला हल्का सा, यस। तो ये लाइफ एंटर का एक प्रोसेस हो गया कि भाई देखो पेड़ में लाइफ है ना, अभी तक तो शांत खड़ा था, अब वो एकदम से हिलेगा। और क्या होगा, आवाज आएगी, तो आवाज से भी गूंजेगी, जगह पे आवाज आएगी ना उसकी, चिड़िया की। सो ट्विचिंग का मतलब क्या होता है, एक जर्क माने हिलना, मूवमेंट, हिलना, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस करके दिखाया। और चिरप क्या हो गया, साउंड हो गई भाई, चिड़िया की साउंड, ठीक है, ये हो गया साउंड। और ये हो गया स्टर होना, स्टर माने हिलना, STIR, स्टर। जैसे चाय को हिलाते हैं, एक कप में पानी है, दूध है, कुछ भी है, वो रखा हुआ है, आपने चम्मच लिया, स्टर कर दिया तो वो हिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही जो चिड़िया है वो पेड़ पर आई तो पेड़ हिल गया हल्का सा, पूरा पेड़ तो नहीं हिला सकते पर एक छोटी सी टहनी तो हिलाएगी ना, तो उसी को हिलना हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एक गोल्डफिंच आती है, जर्क करती है ट्री पर, मतलब हिलता है ट्री उसकी वजह से, और आवाज आती है चिरपिंग की। अब ये जो प्रोसेस हुआ है इसकी वजह से कुछ चीजें हुई है, क्या क्या हुई है, सडननेस आई है भाई, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि हमने तो उम्मीद नहीं की थी, पेड़ तो शांत बैठा हुआ था। स्टार्टलमेंट आया, स्टार्टलमेंट को कहते हैं शॉक, क्या बोलेंगे, शॉक, लगा 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 रे, शॉक लगा, वही वाला शॉक। तो पेड़ को भी शॉक लग गया, कहाँ पे लगा है ये शॉक, एट द ब्रांच एंड, ब्रांच के बिल्कुल एंड पे जहां चिड़िया आके बैठी है, ठीक है। तो till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at the branch end, ब्रांच के एंड पे आके वो बैठती है और वहां पे सडननेस, स्टार्टलमेंट हमको बहुत आसानी से दिखाई देती है। देन उसके बाद स्लीक एज अ लिजर्ड, बिल्कुल उतनी ही तेज रफ्तार और स्मूथनेस के साथ जैसे कि एक छिपकली होती है, लिजर्ड छिपकली, स्लीकनेस माने स्मूथनेस, स्मूथनेस मतलब कि फटाफट से किसी को पता ना चले कि क्या हुआ। तो आपने छिपकली के साथ में ये प्रोसेस एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कहते हो वो रही छिपकली, और आप नीचे देखते हो ऊपर, कहाँ गई, अभी तो यही थी, और थोड़ी देर में वो छिपकली वहां की जगह वहां होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रफ्तार है और स्मूथनेस है ना, काफी फुर्तीली होती है जो छिपकली है। तो उतनी ही फुर्तीलेपन के साथ, उतनी ही फास्ट स्पीड के साथ, उतनी ही स्लीकनेस के साथ, उतनी ही स्मूथली, बहुत ही फोर्स नहीं करती, स्मूथली आराम से चली जाती है। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, लेकिन अलर्ट है, उसको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, एब्रप्ट है, एब्रप्ट माने अचानक से, जैसे ये बिल्कुल वैसा एब्रप्टली हो गया, मान लीजिए आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल कोई बात कर रहे हैं और एकदम से मम्मी आ गई, आपने फोन रख दिया, मम्मी ने कहा क्या हुआ, कुछ नहीं मैं बात कर रहा था, अच्छा ठीक है, मम्मी चली गई, आपने दोस्त को फोन करके बोला यार सॉरी आई हैड टू कट अब्रप्टली, मेरी मम्मी आ गई थी, अचानक से काटना पड़ा। तो वही अब्रप्टनेस जो छिपकली के अंदर होगी, तो इसीलिए मैंने बोला स्मूथली एंड अब्रप्टली, ठीक है। अब्रप्टली का मतलब समझिए अचानक से, बिना सोचे समझे डिसीजन, निर्णय लेना या एक्शन लेना। शी एंटर्स द थिकनेस, अब थिकनेस यहाँ पे ट्री के इनर पार्ट को बोला गया, आप इसको हिंदी में मतलब मोटा मोटा अगर समझना चाहें तो तना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तने की तरफ वो जाती है एंड मशीन स्टार्ट अप, और जैसे ही ये तने की तरफ जाती है एक मशीन स्टार्ट हो जाती है ट्री के अंदर। कैसे भाई, अकेली चिड़िया क्या कर लेगी, हमने कब बोला अकेली है, अकेली नहीं थी, इसके छोटे छोटे बच्चे उस पेड़ के तने के अंदर, तने पर अंदर जो जहां पे थिकनेस होती है पेड़ में, घोंसले के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये गोल्डफिंच ट्री से मिलने नहीं आई है, अपने बच्चों से मिलने आई है, उनको खाना खिलाने आई है। तो जैसे ही बच्चों को पता चल जाता है कि मेरी माँ आ रही है, बच्चे शुरू हो जाएंगे चिर 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 रहना, बच्चों की जो आवाज है उससे पूरा जो पेड़ है वो गूंजने लगेगा। इसी प्रोसेस को मशीन बताया गया है, जैसे मशीन स्टार्ट होती है बिल्कुल वैसे ही, जैसे ही एंटर करिए एक मशीन स्टार्ट हो जाती है ऑफ चिटरिंग। अब आवाज किसकी आ रही है, चिटरिंग की, चिटरिंग माने छोटे छोटे बच्चों की चीची चीची करने की आवाज। और किसकी आ रही है, ट्रिमर ऑफ विंग्स, छोटे छोटे पंख फड़फड़ा रहे हैं, थ्रिलिंग, और सब खुश है, सब नाच गा रहे हैं, पार्टी वाला मोमेंट है, ऐसा माहौल हो गया है कि वाह जी वाह, जोश से भरे हुए हैं सारे के साथ, थ्रिल रोमांच, ठीक है। सो ये जो सीन है सेकंड वाला, आपने देखा एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। पहले वाले सीन में हम सब शांत थे, ट्री शांत था, लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच आई, आके बैठी, पेड़ में जर्क आया, पेड़ हिला, चाहे छोटी सी टहनी हिली लेकिन हिली, और स्टार्टलमेंट, सडननेस का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया।
वो फटाफट से स्लीक एज अ लिजर्ड, लिजर्ड की तरह अंदर गई। अब देखो यहाँ पे ना आपको दिखाई दे रहे होंगे फिगर ऑफ स्पीच भी हैं, पोएटिक डिवाइसेस भी हैं, जैसे कि स्लीक एज लिजर्ड सिमिली हो गया आपका। यहाँ पे मशीन जो है वो बच्चों के चीची करने के प्रोसेस को कहा गया है, तो ये सिंबोलिज्म भी कह सकते हैं आप इसको, चाहे तो आप इसको मेटाफोर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एकदम से जब वो जो बर्ड है वो अंदर आ रही है छिपकली की तरह बिल्कुल, तो वहां क्या हो रहा है, पेड़ की थिकनेस में आते ही उसने नोटिस किया कि चिटरिंग और ट्रिमर्स की जो चिटरिंग की आवाज आने लगी और ट्रिमर्स की वजह से चहचहाहट और शोर शराबा पेड़ के अंदर हो गया। नाउ नेक्स्ट जो हमारा सीन है उसके अंदर द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा जो ट्री है अब वो क्या कर रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है, हिल रहा है। वही स्टर जो मैंने लिखा था ना, स्टर, जैसे कि आप पानी के जो चाय है उसको जब आप हिलाते हैं तो आप चम्मच बाहर निकाल देते हैं, तो निकालते ही चम्मच जो चाय है वो एज इट इज वापस स्टिल हो जाती है, रुक जाती है नहीं ना, काफी देर तक वो घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि जो मोशन है वो कंटिन्यूटी में रहता है, तो वो स्टिर हो चुकी है। तो वही ट्रेम्बलिंग, वही स्टिरनेस यहाँ पे दिखाई देती। तो ट्रेम्बल का मतलब क्या हो गया, कपकपाना, हिलना, शेक करना, स्टर करना, कुछ भी हो सकता है। तो ट्री शेक कर रहा है और थ्रिल भी कर रहा है, वही सेम थ्रिल, यहाँ पे भी थ्रिल हो रहा था, है ना। अच्छा, दिस इज ट्रिलिंग बेसिकली। यहाँ पे भी ये भी एक ही बात है, जब हम चिरप का जो साउंड निकालते हैं उसको भी जो ट्रिलिंग बोलते हैं, तो वो भी एक हैप्पीनेस का ही मीनिंग है, मतलब आवाज निकल रही है, टू प्रोड्यूस अ चिरपिंग साउंड फ्रॉम दिस, ठीक है। सो ये आपका थ्रिल कर रहा है यहाँ पे, इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली। ये देखो मेटाफर की लाइन है, ये पूरा पूरा मेटाफर है। यहाँ पे इट है बर्ड के लिए, बर्ड इज द इंजन, bird is the engine giving food to her family. So who is bringing the food to the family? Family means छोटे छोटे birds, small birds, इसके जो चूजे हैं, बच्चे हैं इसके, ठीक है। So who is bringing food to the family? Goldfinch, the bird actually। तो ये अपनी फैमिली की इंजन है, मतलब कि अपनी फैमिली की ब्रेड अर्नर है, फूड अर्नर लिख सकते हैं आप चाहें तो, फूड अर्नर है अपनी फैमिली की। शी स्टोक्स इट फुल, शी बर्ड स्टोक्स खिलाती है, इट फुल बच्चों को पूरा पूरा पेट भर के खाना। स्टोकिंग क्या होता है, मुंह में डालना। आपने वो देखी है फैक्ट्रीज के अंदर मशीन होती है, सो एक तरीके से जो भट्टे होते हैं तो उसके अंदर आपको कोयला डालना होता है ना। तो जब आप उसको डाल रहे होते हैं, जैसे आपने भरा और ऐसे डाला, तो उसको डालने की प्रोसेस को स्टोक करना कहते हैं। कोयला लिया, अंदर डाला, कोयला लिया है ना, तो उसको स्टोकिंग कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो बर्ड है वो क्या करती है, अपने बच्चों के मुंह में स्टोक करती है ना। तो वही प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है, एक इमेज है आपके माइंड में बनाई गई है। शी स्टोक्स इट फुल, देन बस यहाँ तक का आपका प्रोसेस है जो आपको पेड़ के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा चहल पहल पेड़ के अंदर आपको दिखाई देगी। तो इसी को हमने ट्विचिंग, चिरपिंग, है ना, और जो ट्रिमर हो रहा है, ट्रैम्बल हो रहा है, थ्रिल हो रहा है, इस वर्ड से दिखाया गया है। देन बर्ड क्या करती है, फ्लर्ट्स आउट टू द ब्रांच एंड, जहां से गई थी वही ब्रांच एंड पे वापस आ जाती है। फ्लर्ट्स आउट माने जोर से भागते हुए, ठीक है, बिल्कुल जैसे स्लीकली गई थी बिल्कुल वैसी बाहर आ गई, क्योंकि इसने अपने बच्चों को खाना खिला दिया है। अब ये क्या करेगी, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब अच्छा, मैं आपको स्टार्टिंग में ये चीज बता रही थी बट मैंने आपको नहीं बताया तो कि ये पोएम लिखी कैसे गई, इसका थोड़ा बैकग्राउंड है ना, मैं बता रही थी ना आपको। तो टेड ह्यू जो है अपने गार्डन में बैठे हुए थे जहां पे एक लेबनम टॉप था और गोल्डफिंच वहां पे आई थी। तो टेड ह्यू ने एक्चुअल में सीन को देखा है, ऑब्जर्व किया है कि गोल्डफिंच आई, अंदर गई, बाहर निकली और उड़ गई। बस इसी मोमेंट को उन्होंने अपने वर्ड्स में कैप्चर कर दिया और एक पोएम आप लोगों के लिए बना के दे दी, द लेबनम टॉप, ठीक है। तो ये जो पोएम थी ये एक्चुअल में उनका एक एक्सपीरियंस था जो उन्होंने खुद लिया था जब एक जो बर्ड है वो आ रही थी। तो इसी के ऊपर ये जो लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है ये आपको दिखाती है कि जब बर्ड अंदर गई तो किसी ने नहीं देखा कि कौन सी बर्ड है, ठीक है, येलो कलर की कोई बर्ड है, लेकिन जब ये बाहर निकलती है, बच्चों को खाना खिला के जब बाहर निकलती है, तब टेड ह्यू इसका पहली बार फेस देखते हैं, कहते हैं ओह इट्स अ गोल्डफिंच। कैसे पता चला कि ये गोल्डफिंच है, शोइंग, इसने दिखाया हर, इसका बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, फेस के ऊपर बार बने हुए हैं। बार क्या होते हैं, कोड बार होते हैं ना, जैसे बार कोड, आपने कोई बार कोड देखा है, ऐसे ऐसे काली काली लाइनें होती हैं, है ना।
तो वही बार कोड उसके फेस पे बने थे, जो इसकी आइडेंटिटी मास्क है बच्चों। आइडेंटिटी मास्क मतलब एक प्रूफ है इसकी आइडेंटिटी, इसका पहचान है, ये आइडेंटिटी मास्क है, ठीक है, मतलब इसका पहचान है ये बार। तो आपको मैं फोटो में दिखाती हूँ, देखो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में सीधी सीधी लाइनें होती है, ऐसे 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 ब्लैक कलर की, जो इसके यहाँ पे होंगी। तो ये पहचान होती है ये बताने की कि ये गोल्डफिंच है। क्लियर हुआ आपको? चलिए, तो यहाँ पे टेड ह्यू को दिखाई दिया जब ये वापस आई कि ओ ये तो गोल्डफिंच है। और कैसे पता चला? बार्ड लाइंस को देखकर पता चला, और ये इसकी आइडेंटिटी मास्क है, मतलब कि इसका पहचान है। यहां तक हमारा ये जो पोयम है हमको बताता है कि ये जो बर्ड है वो बाहर चली गई। अब क्या होगा? बस खत्म। अब हमें ये बताया जाएगा कि जब बर्ड चली गई तो पेड़ का क्या होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शाहिद कपूर जिस तरीके से अपनी जिंदगी में बेकार सा रहता था, गोल्डफिंच आई, मतलब कि करीना कपूर आई, उसकी जिंदगी एकदम बदल गई। अब करीना कपूर चली जाती है उसकी जिंदगी से, तो शाहिद कपूर क्या करता है? पहले से बेटर है, लेकिन फिर से अपनी वही शांत वाली जिंदगी में चला जाता है। अब वो तो मूवी आगे बढ़ जाती है, पोयम हमारी यहीं खत्म हो जाएगी। देन विद इरी डेलिकेट विसल चिरप्स विस्परिंग। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये बर्ड के लिए ही है। इरी माने स्ट्रेंज, अजीब सी आवाज निकाली उसने। डेलिकेट माने सॉफ्ट, इरी माने स्ट्रेंज, डेलिकेट मीन्स सॉफ्ट, विस्लिंग चिरप सीटी टाइप की आवाज, वियर्ड स्ट्रेंज आवाज उसके मुंह से निकलती है, ठीक है, ऐसे जैसे विस्पर कर रही हो, ज्यादा जोर से नहीं, धीरे धीरे। शी लॉन्चेस अवे, वो लॉन्च कर जाती है, जैसे एक सैटेलाइट लॉन्च होती है, ये भी लॉन्च हो जाती है, मतलब कि हवा में उड़ जाती है। किधर? टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। कहाँ जाएगी? स्काई में। इनफाइनाइट इज स्काई, स्काई इज द लिमिट, राइट। लेबनम टॉप सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड में ही वर्ड आ रहा है, साइड, फिर से वो वही चला जाता है जहां पहले था, कहां पे? एम्प्टीनेस की तरफ। अब ये जो एम्प्टीनेस है, यहाँ पे आपके पास कौन कौन से वर्ड्स हैं? पेड़ पहले कैसा था? अलोन, ठीक है जी। कैसा था? साइलेंट, ठीक है जी। कैसा था? मेलनकॉलिक, ठीक है जी। और कैसा था? आइसोलेटेड, ठीक है जी। और कैसा था? तो ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके, क्वाइट, QUIET वाला भी लिख सकते हैं हम चाहें तो, है ना। स्टिल, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? इस पेड़ के बारे में, कि वापस से वहीं पहुंच जाता है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो मतलब फिर से सेट, तो देखो साइक्लिक मूवमेंट बन गया, सैडनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस। क्या सीखा? नेचर की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी। मतलब कि आपको क्या लगा यहाँ पे सिर्फ करीना कपूर को शाहिद कपूर की जरूरत थी? शाहिद कपूर को भी करीना कपूर की जरूरत थी, और करीना कपूर को भी शाहिद कपूर की जरूरत थी। मतलब कि यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है नेचर की, वो ये बताती है कि गोल्डफिंच को अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेबनम टॉप की जरूरत थी, और लेबनम टॉप को समय समय पर हैप्पीनेस फील करने के लिए गोल्डफिंच की जरूरत थी। तो जब वो सैड था, लाइफलेस था, तो गोल्डफिंच आई, उसमें जिंदगी भर गई। और इसी तरीके से भले ही वो सैड पेड़ है, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोटेक्टर है गोल्डफिंच की बर्ड्स के लिए। अगर पेड़ नहीं होता तो वो कहाँ अपने बच्चों को रखती? आई समझ में? चलिए, अब इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं पोएटिक डिवाइसेस बता देती हूँ, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पोयम में, कई बार पूछी जाती है। सबसे पहले एलिट्रेशन इंपॉर्टेंट है। जब भी दो वर्ड्स एक ही लेटर से शुरू हो रहे हो, जैसे कि ट्री, ट्रैम्बल, सेप्टेम्बर, सनलाइट, ये आपका एलिट्रेशन बताती है, आपको आता होगा, है ना। सिमिली, एज और लाइक जैसे शब्दों को यूज करके, फॉर एग्जाम्पल स्लीक एज लिजर्ड, आपने यहां देखा। मेटाफर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटाफर आप इस लाइन में याद कर लीजिए, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। यहाँ पे मेटाफर को यूज किया गया। पर्सोनिफाई, पूरी की पूरी पोयम ही पर्सोनिफाइड है। ट्री को ऐसे दिखाया है जैसे कोई इंसान हो, है ना। और बर्ड तो चलो बर्ड है लेकिन ट्री तो एक नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है, वो ग्रो कर रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन इट कांट वॉक, इट हैज नो फीलिंग्स। बट यहाँ पे ट्री को ऐसे ट्रैम्बल कर रहा है, सैड फील कर रहा है, लाइफलेस है, ऐसे दिखाया गया है, तो पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है। तो ये सारी आपकी पोएटिक डिवाइसेस है, इतनी ही आपको याद करनी है। इसके अलावा अब एक ये मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, आपको एक एक करके सॉल्व करने हैं। ये जो आपका स्टेंजा है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम द पोएम ओनली टिल द गोल्डफिंच कम्स, सेकंड वाला जो हमारा लाइफ वाला शुरू हो जाता है, और ये पूरा एंड तक आपका चल रहा है, एंड मतलब एंड की 3 लाइनें छोड़ के।
सो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द गोल्डफिंच इनिशियल एंट्रेंस डिस्क्राइब्ड एज? गोल्डफिंच जब एंट्री कर रही है इस ट्री के अंदर तो कौन कौन से शब्दों को यूज किया गया है उस एंट्रेंस को दिखाने के लिए? सडननेस एंड स्टार्टलमेंट बच्चों आपको दिखाई देती है यहाँ पे, है ना? जब ट्री ने गोल्डफिंच ने ट्री में एंट्री करी तो सडननेस और स्टार्टलमेंट दिखाई दी। हाउ इज द गोल्डफिंच मूवमेंट कैरेक्टराइज्ड वंस इट एंटर्स द थिकनेस? जब ये एंटर कर रही होती है तो कौन कौन से कैरेक्टराइजेशंस की गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं? शार्प है, एब्रप्ट है, स्लीक है ना, अलर्ट है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। व्हाट इफेक्ट डज द गोल्डफिंच's प्रेजेंस हैव ऑन द ट्री? गोल्डफिंच जब आती है तो बेसिकली ट्री में क्या होता है? ट्री रिदमिकली स्वे करने लगता है, ये बात तो सच है, और शिवर भी करता है, ये बात भी सच है। तो दोनों ही इसके आंसर फॉर्म किए जा सकते हैं। इट मेक्स द ट्री स्वे रिदमिकली, एक रिदम बन जाता है, पेड़ के अंदर एकदम जान सी आ जाती है, ठीक है। What machine-like activities triggered by the goldfinch entrance? गोल्डफिंच जब एंट्री कर रही है तो क्या मशीन लाइक एक्टिविटी हुई? सडन स्टार्टलमेंट आपको वहां पे दिखाई देगा, ठीक है, ये आपको दिखाई दिया। How does the poet convey the impact of the goldfinch on the surrounding? Poet convey the impact of the goldfinch. Okay, गोल्डफिंच की वजह से क्या होता है, जो ट्री है वो ट्रेम्बल और थ्रिल करने लग जाता है। This can be the answer. इजी पीजी सुपर इजी, ठीक है। चलिए जी, ऑलराइट। सो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है, पोएम है, वो फिनिश होती है। मैं आपको इसके सेंट्रल आइडिया के साथ में छोड़ के जाऊंगी, डोंट वरी। कुछ क्वेश्चंस इसके आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे, आप नोट्स में पढ़ सकते हैं, इनको नोट्स आपको मिल जाएंगे। हाउएवर यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको सीधे या तो पोएम का सेंट्रल आइडिया दिया जाता है या तो आपको इसके एक्सट्रैक्ट बेस दिया जाता है। पोएम में मैंने आपको दोनों चीजें करा दी हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आपका ये रहा। The central idea of the poem The Lebanon Top is the beautiful relationship between a tree and a bird. तो पहली चीज पोएम के अंदर रिलेशनशिप दिखाया गया है ट्री और बर्ड के बीच का। At first the Lebanon top tree is silent, still and looks almost lifeless. ठीक है, साइलेंट है, स्टिल है, लाइफलेस है, एंड द आफ्टरनून सन में खड़ा हुआ है। Everything changes when a goldfinch bird arrives to feed her young birds. अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए जैसे ही गोल्डफिंच आती है सब कुछ बदल जाता है। द ट्री सडनली वेक्स अप, ट्री एकदम से उठता है, जग जाता है, एकदम जान आ जाती है, एंड बिकम्स फुल ऑफ नॉइज एंड मूवमेंट। शोर शराबा मूवमेंट पेड़ के अंदर हमको दिखाई अचानक से देने लगती है। दिस शोज हाउ नेचर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि नेचर एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करता है अलाइव रहने के लिए। नेचर एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, अकेला अकेला कुछ नहीं कर, इसीलिए हम इसको इकोसिस्टम कहते हैं। The bird gives life to the tree and the tree provides safe home for the bird's family. Done? ये मैंने आपको बताया था, important point है। So once the bird flies away, the tree becomes silent and lonely again. So this is the cycle of the moment. तो poem के अंदर cycle of the life भी दिखाई गई है, जो मैंने आपको starting में बताया था। ये भी आप लिख लीजिएगा, cycle of the life और nature, cycle of the nature, cycle of the life, दोनों दिखाए गए, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यूज भी आपके पास में रहेंगे, किसी दिन टाइम लगेगा तो मैं आपको एक्सप्रेस करूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। होमवर्क में राइट अ नोट, खुद से लिखिए अब आप ऑन द पोएम। मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से इस पोएम को पढ़ चुके हैं अब तक, और इसके ऊपर नोट लिखने में 50 वर्ड्स का 50 वर्ड्स का लिख दो, ज्यादा दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है जी। चलिए, सो आई होप दिस वाज फुली फाइनल क्लास फॉर यू ऑल, जिनको इन पोएम को पढ़ना था, क्योंकि मैंने इसमें आपको सेंट्रल आइडिया भी दे दिया है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। कैसे लगी क्लास जरूर से बताना, एंड टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर, टाटा।